हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मत्सना जागृत और मैं वेलकम करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद मत्सना जागृत में। आज हम पढ़ेंगे एसडीआई सर्विस, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि चयनित सूचना प्रसार सेवा। तो इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस सेवा का प्रतिपादन HP लुहान यानी हैंस पीटर लुहान द्वारा 1961 में किया गया था। अभी हैंस पीटर लुहान कौन थे? ये थे, इन्होंने KWIC का प्रतिपादन किया था, कीवर्ड इन कॉन्टेक्ट्स। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1896 को जर्मनी में तथा इनकी मृत्यु हुई थी 19 अगस्त 1964 को न्यूयॉर्क में। देखिए, अब हम देखते हैं कि ये SDI सर्विस वैसे होती क्या है। ये होती है करंट अवेयरनेस सर्विस का ही दूसरा रूप है, सामयिक जागरूकता सेवा का ही दूसरा रूप है चयनित सूचना प्रसार सेवा। ठीक है, ये सेवा क्या होती है कि ग्रंथालयों में कंप्यूटर की सहायता से स्वचालित रूप से दिए जाने वाली सेवाओं में से एक सामयिक जागरूकता सेवा है। इसको 1961 में HP लुहान द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से सामयिक जागरूकता सेवा को प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था, जिसे उन्होंने नवीन नाम चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा दिया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये वही CAS सर्विस है जिसको कंप्यूटर के माध्यम से दिया गया तथा इसका नाम रखा गया SDI, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे संक्षेप में हम SDI कहते हैं। इस प्रकार ये चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा जो होती है ना, वो एक प्रकार से सामयिक जागरूकता सेवा का ही नवीन रूप होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा व्यक्तिपरक सामयिक अभिज्ञता सेवा होती है, जो कि उपयोक्तोन्मुखी सेवा है। इसको हम कह सकते हैं, इसके अंदर इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, उपयोक्तोन्मुखी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त, मतलब इजीली अवेलेबल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है ना SDI सर्विस में, इसमें दिया गया है जो भी उपयोक्ता है, इसका उपयोग करने वाला है, उसकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, उन आवश्यकताओं पर ज़्यादा बल दिया गया है। यानी कि इसमें उपयोक्ता की जो भी मेन आवश्यकता है उस पर बल दिया गया है। ये अब इसकी परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे कि किस किस ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, क्या क्या दी हैं। जैसे कि जो फर्स्ट परिभाषा दी है वो दी है HP लुहान ने दी है। HP लुहान के शब्दों में हम कह सकते हैं कि चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा किसी संगठन के अंतर्गत सुलभ की जाने वाली वह सेवा है। क्या? चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा किसी संगठन के अंतर्गत सुलभ की जाने वाली वह सेवा है जो सभी स्रोतों से नवीन सूचना सामग्रियों का चयन कर उस संगठन के उन विभागों में प्रसारित करती है जहां पर ये सामयिक कार्यों तथा कोई इसमें जो अभिरुचि होती है, जिसकी भी जो भी इसका उपयोगिता होता है, जिसको इसकी आवश्यकता होती है, उसको ये दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि रंगनाथन ने इसकी क्या परिभाषा दी है। चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा उपयोक्ताओं को यथातथ्य सर्वांगपूर्ण तथा शीघ्र सूचना प्रदान करने की सेवा है। ये बहुत ही इजीली इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ये वह सेवा है जो तथ्यों सहित संपूर्ण रूप से उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनको इसकी आवश्यकता होती है। जिस सब्जेक्ट में कोई व्यक्ति शोध कार्य कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको SDI सर्विस से बहुत ही हेल्प मिलती है। ये CAS का ही संशोधित रूप है, ये हमने पढ़ाई है, तथा इसका प्रतिपादन HP लुहान, हैंस पीटर लुहान ने 1959-60 में किया। इसका जो सर्वप्रथम यूज था, किसका? SDI का सर्वप्रथम यूज भारत में कहाँ किया गया? तो इसका सबसे पहले प्रयोग भारत में ISDOC द्वारा 1975 में मद्रास के IIT में किया गया। इस प्रकार के एक सूचना प्रसारण केंद्र का संचालन किया गया। SDI के सूचना प्रसारण केंद्र का संचालन किया गया कहाँ? मद्रास IIT में 1975 में। इस केंद्र के अंतर्गत केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट,
इंजीनियरिंग इंडेक्स के डेटाबेस का अधिग्रहण किया गया तथा देश के विभिन्न संस्थानों के जो वैज्ञानिक थे उनको भी एसडीआई सेवा प्रदान की गई। और दूसरी बात जो है, ये बेंगलोर में कार्यरत वैज्ञानिक जो थे उनको सूचना पहुंचाने हेतु यूजीसी केंद्र सेंटर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन द्वारा भी अनेक डेटाबेसों की सहायता से एसडीआई सेवा प्रदान की जाती है। ये काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, तो इसे आपको ठीक से याद रखना है और ध्यान रखना है। अब दूसरी बात जो आती है वो है, इस प्रकार की जो एसडीआई सेवा होती है वो प्रदान करना उन संस्थाओं के लिए ही उपयोगी हो सकता है जिनमें बहुसंख्यक उपयोक्ताओं को एसडीआई की आवश्यकता हो। इस बात से हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे ये अत्यधिक यूजफुल होगा, वहाँ पे ये उपयोगी होगा जहाँ पर उपयोगकर्ताओं की संख्या काफ़ी विशाल हो, बहुसंख्यक उपभोक्ता इसको उपयोग करने वाले वहाँ पे हो, ताकि इसमें जो एक डेटाबेस होता है, इसका जो अंदर डेटाबेस होता है उसके मूल्य एवं एसडीआई प्रोग्राम करने के लिए कंप्यूटर समय की आवश्यकता का औचित्य सिद्ध हो सके। अब हम बात करेंगे कि इसका सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ पे हुई और सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ पे किया गया। तो 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में, 1960 के तो अंतिम वर्षों में तथा 1970 से पहले के दशक में इसका पश्चिमी देशों में से भी विशेषकर अमेरिका में इसकी अत्यंत गतिशीलता के साथ इसकी प्रगति हुई तथा अधिक मूल्यों पर प्रभावी एसडीआई सेवा प्रदान करने की क्षमता बढ़ी। कहाँ पे? अमेरिका में 1960 के अंतिम दशक में। 1960 के दशक के वर्षों में तथा 1970 के दशक में प्रारंभ में डेटाबेसों की अंतःक्रियात्मक खोज को संभव बनाया गया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ तथा इसका विकास माना जाता है 1960 से। इसके ही द्वारा दूर संचार की जो तकनीकें थी, जैसे टेलीफोन लाइन आदि, इनके जो संप्रेषण में काफ़ी बड़ा बल मिला एसडीआई से। एसडीआई सर्विस जो थी, इससे इसके संप्रेषण में काफ़ी बल मिला। देश के विभिन्न संस्थाओं के अनेक वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों को एसडीआई सर्विस प्रदान की गई। एसडीआई सर्विस प्रदान करने की दो विधियां होती हैं, एक तो परंपरागत तथा एक अपरंपरागत। कन्वेंशनल मेथड, नॉन कन्वेंशनल मेथड। जो ये परंपरागत विधि होती है, ये विधि जो होती है, ये विधि शुरू से उपयोग की जा रही है, इसे परंपरागत विधि कहते हैं। परंपरागत विधि में अनुसंधानकर्ताओं को उनके स्थान पर ही सूचना उपलब्ध करानी होती है। जो अनुसंधान करता होते हैं वो जहाँ होते हैं उन्हें उन्हीं के स्थान पर सूचना उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनका अमूल्य समय नष्ट होने से बचे। अब हम जानते हैं ये जो अनुसंधानकर्ता और वैज्ञानिक होते हैं, इनका टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है इनके लिए, इसीलिए इनको तुरंत उसी जगह पे सूचना प्रदान करी जाती है और ये करी जाती है संदर्भ सेवा द्वारा। तथा साहित्य विस्फोट की स्थिति। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये यूनेस्को के शोध के अनुसार अब तक एक वर्ष में, मतलब कि एक वर्ष में कम से कम 8 लाख जो प्रलेख होते हैं उनका प्रकाशन हो जाता है। तो यही इसी दर से, ये तो आंकड़े हैं ओनली, तथा इनके अलावा भी काफ़ी और भी प्रलेख छप जाते हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसी चीज़ को सूचना का विस्फोट कहते हैं। तो सूचना के विस्फोट की स्थिति तथा उपयोक्ताओं की विषय अभिरुचियों की जटिलताओं के बावजूद इस विधि के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उनकी अभिरुचि के विशिष्ट विषय से संबंधित चयन की हुई सूचनाएं उन्हीं के कार्यस्थल पर प्रदान की जाती हैं। इसी को कहते हैं परंपरागत विधि की चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा। अब हम देखते हैं अपरंपरागत विधि। परंपरागत में हो गई कि जहाँ पे
वो उपयोगिता है उसे उसी जगह पे ये सूचना प्रदान की जाती है। ये जो अपरंपरागत विधि है, ये परंपरागत विधि के अतिरिक्त जो भी विधि उपयोग की जाती है वह अपरंपरागत विधि कहलाती है। फिर वो चाहे करेंगे चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा की प्रक्रिया विधि की एसडीआई की प्रक्रिया विधि क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें मेन 7 इसके स्टेप होते हैं, जिनमें से फर्स्ट स्टेप होता है यूज़र प्रोफाइल, यानी कि उपयोक्ताओं की प्रोफाइल। उपयोक्ताओं की प्रोफाइल क्या होती है? सबसे पहले पुस्तकालय के ऐसे उपयोगकर्ताओं को सुनिश्चित किया जाता है जिन्हें इस सेवा की आवश्यकता है, यानी कि जिनको एसडीआई की आवश्यकता है उनको सेलेक्ट किया जाता है। फिर प्रलेख प्रोफाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल। डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल क्या होती है? इसमें प्रलेखन या सूचना केंद्रों में प्राप्त होने वाली समस्त प्रलेखों की विश्लेषित कर उनकी विषय वस्तु को उसी व्यवस्था द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो उपयोक्ता प्रोफाइल के लिए प्रयोग की गई है। उसके लिए उसी अनुक्रमणिका प्रणाली यानी कि इंडेक्स सिस्टम का प्रयोग किया जाता है ताकि उनका मिलान करते समय आसानी रहे। फिर जो थर्ड है वो होता है दोनों प्रोफाइलों का मिलान। इसमें क्या होता है, जो यूज़र प्रोफाइल होती है और ये प्रलेख प्रोफाइल होती है, इन दोनों का मैच किया जाता है कि इसमें क्या क्या समानताएं हैं। मतलब कि जैसे उपयोगिता प्रोफाइल बनाई गई है, उपयोगिता प्रोफाइल जैसे उस जिसकी वो प्रोफाइल है उस कैंडिडेट ने क्या क्या सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं, वो किस पर वो शोध कर रहा है, क्या क्या उसको चाहिए पढ़ने के लिए, नहीं मतलब उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो प्रलेख प्रोफाइल में वो देखा जाता है कि इससे उपयोगिता प्रोफाइल से क्या क्या मैच हो रहा है, दोनों को मिलान किया जाता है। फिर उस व्यक्ति तक वो सूचना पहुंचाई जाती है जिसकी यूज़र प्रोफाइल से उस डॉक्यूमेंट प्रोफाइल में जो भी चीज़ मैच होती है वो उपयोक्ता तक पहुंचाई जाती है। फिर आता है नोटिफिकेशन, अभिसूचना भेजना। तो इन नोटिफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का प्रलेख है तथा कुछ भी है उसमें जो मिलान हो जाता है ना डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल में, उसकी जो सूचना होती है वो उपयोक्ता तक प्रोफाइल पहुंचाई जाती है नोटिफिकेशन द्वारा। फिर होता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? इसके अंदर चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा प्रणाली की उपादेयता तथा सफलता के लिए उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्राप्त करने का एक ये मेथड है। इसमें उपयोगकर्ताओं के विचार जाने जाते हैं, क्या ये चीज़ उसके लिए उपयोगी है या फिर नहीं है। इसमें HP लोहान ने एक दूसरे के प्रकार के उत्तर की कल्पना की है। इसमें एक डिफरेंट प्रकार के आंसर की कल्पना की है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी के लिए उपयोगी नहीं है, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है जो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके लिए वो बहुत यूज़फुल है, तो वो उस तक पहुंचाई जाए। इसमें HP लोहान ने ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का एक बात इसमें रखी है कि अगर वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है तो किसके लिए है ये सर्च किया जाए तथा जिसके लिए उपयोगी है वो उस तक पहुंचाया जाए। अब आता है उपयोगकर्ताओं की प्रोफाइल का पुनः संशोधन, रीएडजस्टमेंट ऑफ यूजर्स प्रोफाइल। जैसे ही उपयोगकर्ताओं की अभिरुचि में परिवर्तन की सूचना प्राप्त होती है, जैसे कि उसमें अपनी यूज़र प्रोफाइल में कोई भी अलग से कुछ यूज़र कुछ भी डालता है कि हाँ मुझे इस प्रकार की सूचना चाहिए, ये उसकी रुचि है, इस पर वो शोध कर रहा है, तो सूचना वैज्ञानिक उसी अनुसार शोध करता है। नवीन विषय को प्रोफाइल में अंकित किया जाता है तथा पुराने विषय को उस प्रोफाइल से काट दिया जाता है। इस प्रकार उपयोगकर्ता की प्रोफाइल का पुनः संशोधन हो जाता है। जैसे कि हमें कुछ भी चेंज करना होता है उसमें, तो वो कंप्यूटर के द्वारा ही तो होता है, तो उसमें उस जो चेंज किया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं पुनः संशोधन, रीएडजस्टमेंट। फिर लास्ट आता है पाठक की जिज्ञासा का समाधान, जैसे रेस्पॉन्स ऑफ द यूजर्स रिक्वेस्ट। यदि कोई उपयोगकर्ता किसी विषय पर लेकर जिज्ञासा रखता है, जैसे कि कोई फिजिक्स का टीचर है या फिर फिजिक्स का स्टूडेंट है, उसे फिजिक्स की बुक अगर चाहिए तो वो उसमें रिक्वेस्ट करता है, उसमें अपनी यूज़र प्रोफाइल में डालता है तथा फिर
उसको वो उपलब्ध कराई जाती है। पाठक की जिज्ञासा का समाधान, जो भी पाठक को जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसे प्रदान की जाती है। अब इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो SDI सर्विस है ये किस प्रकार से कार्य करती है। जैसे इसमें राइट साइड में तो है प्रलेख प्राप्ति तथा प्रक्रिया, प्रलेख प्रोफाइल। एक साइड में है प्रलेख प्रोफाइल, दूसरी साइड में है प्रयोक्ता प्रोफाइल, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल और यूजर प्रोफाइल। डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल है प्रलेख प्राप्ति तथा प्रक्रिया, इसमें प्रलेखों का प्रलेख प्राप्त होते हैं। इसमें SDI प्रणाली के उपयोगकर्ता, एक साइड में जो उपयोग करता है वो SDI, जैसे कि हमने पहले बताया कि पुस्तकालय में उन व्यक्तियों को छांटा जाता है जिनको SDI की जरूरत है। बीच में कंप्यूटर है ताकि इससे उसका मिलान किया जाता है दोनों का, प्रलेख प्रोफाइल और उपयोक्ता प्रोफाइल। फिर इसमें दोनों में से क्या क्या समानताएं हैं, प्रलेख उपयोक्ता प्रोफाइल में कौन सी इंफॉर्मेशन है जो प्रलेख प्रोफाइल से मैच करती है, फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रलेख प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन होती हैं, प्रलेख होते हैं, वो उपयोगकर्ता तक पहुंचाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मेथड ऑफ SDI, चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा प्रदान करने की विधियां हैं। तो ये कितने प्रकार की हैं? ये 2 प्रकार की विधियां होती है, परंपरागत तथा अपरंपरागत। परंपरागत विधि में तो कंप्यूटर का यूज नहीं होता और अपरंपरागत विधि में कंप्यूटर का यूज होता है, इसलिए इसको कंप्यूटरीकृत विधि भी कहते हैं। जो परंपरागत विधि है, कन्वेंशनल मेथड तथा नॉन कन्वेंशनल मेथड, यह विधि शुरू से उपयोग की जा रही है। इसे परंपरागत विधि कहते हैं। परंपरागत विधि में अनुसंधानकर्ताओं को उनके स्थान पर ही सूचना उपलब्ध करानी होती है। जहाँ पे वो अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, वहीं पर उन्हें ये उपलब्ध कराई जाती है सूचना। और ये जो अपरंपरागत विधि होती है, ये परंपरागत विधि के अतिरिक्त जो भी विधि उपयोग में की जाती है ये कहलाती है अपरंपरागत विधि। इसको कंप्यूटरीकृत विधि भी कहते हैं। ये डायग्राम हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे उसमें ये बताए गए हैं स्टेप्स कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। बीच में कंप्यूटर द्वारा मिलान, जैसे फर्स्ट स्टेप आ गया प्रयोक्ता प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल, फिर आता है प्रलेख प्रोफाइल, बीच में इनका मिलान किया जाता है। उसके बाद में सारे ये स्टेप होते हैं फीडबैक और रीएडजस्टमेंट तथा रेस्पॉन्स ऑफ द यूजर्स रिक्वेस्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।